हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन पर। दोस्तों, आज हम सॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको बारीकी से समझेंगे। जैसे क्या सॉल्यूशन कभी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर सॉल्यूशन क्या गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसके अलावा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक नया वर्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी आज हम देखने वाले हैं। और इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल किस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको करना क्या है, बस पूरे वीडियो को पूरा ध्यान लगाकर एंड तक देखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी सॉल्यूशन से। और हमें पता है कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पानी लिया और पानी के अंदर नमक डाला और उसको अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर दिया, तो नमक इस पूरे पानी में यूनिफॉर्मली अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये एक मिक्सचर तैयार हो गया, क्योंकि इस मिक्सचर में कितने कंपोनेंट है, एक से ज़्यादा कंपोनेंट है, सॉल्ट एंड वाटर। अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो तो उसे हम मिक्सचर ही कहते हैं। तो ये हमने एक मिक्सचर तैयार कर लिया और हमें पता है कि इस मिक्सचर में सभी पॉइंट्स पर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज सेम होगी। और इसी टाइप का मिक्सचर जिसमें सभी पॉइंट्स पर कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज सेम हो, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। और यही होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर? तो दोस्तों, ये हमने एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार कर लिया और इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। तो मुझे ये बताइए, इस होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है इस केस में, एक तो है सॉल्ट और एक है वाटर। तो दोस्तों, अगर हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट की बात करें तो वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो और जो खुद डिज़ोल्व होता है उस कंपोनेंट को हम सॉल्यूट बोलते हैं। और वो कंपोनेंट जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो और जो दूसरों को डिज़ोल्व करता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। इस केस में चूंकि नमक कम अमाउंट में प्रेजेंट है और वो खुद डिज़ोल्व हो रहा है, तो यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूट की तरह काम करेगा और जो वाटर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है नमक से और ये नमक को डिज़ोल्व भी कर रहा है। तो इस केस में जो वाटर है वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। तो ये तो क्लियर है कि सॉल्ट और वाटर मिलके ही ये सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इस केस में सॉल्ट सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है और वाटर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? अब दोस्तों, अब अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन की, तो एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन में हम अलग अलग केस देखेंगे जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यही केस लिया जिसमें पानी के अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व किया है, तो इस केस में सॉल्ट तो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, नमक सॉलिड होता है, जबकि वाटर यानी कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। क्लियर? दूसरे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपने टिंक्चर ऑफ आयोडीन नाम सुना होगा। इसे कैसे बनाते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन को अल्कोहल में डिज़ोल्व करके टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाया जाता है, जो कि कहाँ काम आता है, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा। जब हमारे कहीं चोट लग जाती है तो ब्लू या वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन नर्स उस चोट पे लगाती है। क्लियर? तो इस केस में टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी क्या है, एक सॉल्यूशन है। इसके दो कंपोनेंट कौन से हुए, एक तो आयोडीन सॉल्यूशन हुआ जिसकी फिजिकल स्टेट क्या हुई, लिक्विड हुई, और दूसरा सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है, अल्कोहल है, जिसकी फिजिकल स्टेट क्या हुई, लिक्विड हुई। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर? इसके अलावा अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, एलॉय। एलॉय क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल मिलकर या मेटल प्लस नॉन मेटल मिलकर एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। एलॉय में मेटल प्लस मेटल भी हो सकता है या
मेटल प्लस नॉन मेटल भी हो सकता है। जैसे कि ब्रास की अगर बात करें तो ये कैसे बना होता है, ये 30% जिंक और 70% कॉपर से मिलकर बना होता है। तो दोनों ही यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है। तो एलॉय किस टाइप का सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है, जिसमें सारे कंपोनेंट सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। इसके अलावा अगर मैं एयर की बात करूं तो अपने को पता है एयर क्या होता है, एयर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है, जिसमें हमें पता है सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है और 21% ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है और बाकी का 1% दूसरी गैसें प्रेजेंट होती है। तो ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर ही है, सारी गैस आपस में एक साथ में रहती है, कोई लेयर का फॉर्मेशन नहीं होता। तो एयर भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है और होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या है, सॉल्यूशन है। तो एयर गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल भी हमें ध्यान रखने हैं और इससे आप समझ गए होंगे कि जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, तो हम सॉल्यूशन को डिफरेंट बेसिस पर डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूं सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसकी डिज़ोल्विंग कैपेसिटी कितनी है, यानी कि वो सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में आसानी से डिज़ोल्व हो पा रहा है या डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है। इस बेस पर हम सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी है और आप खाना खा रहे हो, तो जब तक आपकी भूख नहीं मिटती तब तक आप खाना खाते रहेंगे। अब खाना खाते खाते एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका पेट पूरी तरीके से भर जाएगा और आप निवाला मुंह में नहीं रख पाएंगे। दूसरा केस, फिर भी अगर ज़बरदस्ती आपके मुंह में अगर डाला जाए तो अल्टीमेटली आपको आगे जाके क्या हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी। क्लियर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट को अपन लागू करते हैं सॉल्ट एंड वाटर पे। आपने एक ग्लास लिया, ग्लास में पानी भरा और उसमें थोड़ा सा नमक डाला और उसको हिलाया तो नमक आसानी से उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। फिर आपने और थोड़ा सा नमक डाला और उसको मिलाया तो वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम नमक डालते जाएं और वो नमक उसमें डिज़ोल्व होता जाए तो वो वाला केस कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी अभी भूख मिटी नहीं है, खाना खाते जा रहे हैं। तो नमक जब तक पानी में डिज़ोल्व होता जा रहा है तब तक हम बोलेंगे कि वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्लियर। अब नमक डालते डालते एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब वो सॉल्ट पानी में डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। तो इस वाले केस में उसका पेट पूरी तरीके से भर गया है, अब वो और खाना खा नहीं पाएगा, यानी अब हम अगर नमक और डालेंगे तो वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा। तो उस केस को हम, यानी कि पेट भरने वाले केस को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि अब अगर आप उसमें नमक डालोगे तो नमक उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा। क्लियर। और सुपर सैचुरेटेड केस होता है वॉमिटिंग जैसा, यानी कि आपका पेट पूरा भर चुका है, आप खाना नहीं खाना चाहते लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती आपके मुंह में निवाला रखा जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वॉमिटिंग हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर नमक आप डाल रहे हो, सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होने पर नमक उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप नमक डालते जा रहे हो तो अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी केस को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी इसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड टाइप का जो सब्सटेंस बनता है, दही जैसा जो सब्सटेंस बनता है, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। यानी वॉमिटिंग वाला केस कैसा हो गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर। तो क्या बोला, भूख लग रही है, खाना खाते जा रहे हो,
नमक डालते जा रहे हो, डिज़ोल्व होता जा रहा है, वो तो हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब पेट भर गया, अब हमें खाना नहीं खाना, यानी कि नमक जितना डिज़ोल्व होना था उस सॉल्यूशन में हो चुका है। अब आप नमक और डालोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, पेट भर गया, ये वाला केस कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और पेट भर गया है, सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती आप खाना खिलाते जा रहे हो, ज़बरदस्ती सॉल्ट ऐड किए जा रहे हो, तो जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा यानी कि वॉमिटिंग वाला केस हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, ये जो भी हम अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये एक फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर पर करते हैं। क्लियर? देखिए दोस्तों, अब एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाए, उस समय उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो मैं क्या बोलूँगा? इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। और हमेशा ध्यान रखिए, सॉल्युबिलिटी हमेशा एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पर कैलकुलेट की जाती है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इस बेसिस पे अगर मैं सॉल्यूशन को क्लासिफाइड करूं, तो मैं सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो दोस्तों, इन दोनों कैटेगरी को समझने के लिए हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आसानी से समझ गए, तो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, इन दोनों में हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों, अब हम देख चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, और हमें ये भी पता है कि सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो और जो खुद डिज़ोल्व होता है, उसे सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो और जो दूसरों को डिज़ोल्व करता है, उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर हम सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझ चुके हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कंसंट्रेशन हमेशा किसकी होती है? सॉल्यूशन की होती है। सॉल्यूट या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की बात नहीं करते। प्रॉपर वर्ड क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम करते क्या हैं? हम हमेशा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं, जो कि किस में प्रेजेंट होगा? सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि दिए गए सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। यहाँ पे हम अमाउंट के रूप में मास भी ले सकते हैं या फिर वॉल्यूम भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने ग्लास में पानी लिया और पानी में थोड़ा सा नमक डाला, तो उस सॉल्यूशन में कितना नमक यानी कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, यही उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाएगी। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, हम डिस्टेंस को किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर अनेक रूप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को भी रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल, परसेंटेज कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। लेकिन आपके लेवल पर हमें सिर्फ परसेंटेज कंसंट्रेशन ही पढ़ना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
अब दोस्तों सिंपल सा मतलब है कि हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को यहाँ पे परसेंटेज के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या हमें परसेंटेज निकालना आता है? बिल्कुल आता है। परसेंटेज में हम करते क्या हैं, मान लीजिए आपके साइंस में 10 में से 3 मार्क्स आए, तो कितने परसेंटेज मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, तो आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जितने मार्क्स आए वो रखेंगे ऊपर, अपॉन में हम रखते हैं हमेशा टोटल, इनटू हमेशा 100 करते हैं। तो आप क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 यही करते हैं, यानी 30% मार्क्स। क्लियर? तो दोस्तों यही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। जो चीज़ हमें निकालनी है कंसंट्रेशन में, और कंसंट्रेशन में हमेशा हम क्या निकालते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही तो निकालते हैं। तो हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हमेशा ऊपर रखेंगे, अपॉन में हमेशा टोटल रखा जाता है। तो मुझे ये बताइए सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में से टोटल को कौन रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल सही, सॉल्यूशन ही तो टोटल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो टोटल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन। तो हमेशा अपॉन में कौन आएगा, सॉल्यूशन आएगा। और परसेंटेज निकालते हैं तो हमें पता है मल्टीप्लाइड बाय 100 हमेशा हम करते हैं। तो करना क्या है, 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में ऊपर हमेशा सॉल्यूट आएगा, क्योंकि अपन कंसंट्रेशन में हमेशा सॉल्यूट की ही बात करते हैं। नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि टोटल के रूप में सॉल्यूशन ही होता है। और परसेंटेज में इंटू 100 करते ही हैं, तो यहाँ पे भी हमेशा इंटू 100 करना है। क्लियर? अब देखिए ये जो परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, इसको हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज कंसंट्रेशन, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। कुछ नहीं है, देखिए अभी हमने देखा था कि अमाउंट को हम मास या वॉल्यूम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए वेट बाय वेट, यानी ऊपर भी वेट लेना है और नीचे भी वेट लेना है। वेट बाय वॉल्यूम, ऊपर वेट लेना है और नीचे वॉल्यूम लेना है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऊपर वॉल्यूम लेना है और नीचे भी वॉल्यूम लेना है। और ये तो हम देख ही चुके हैं कि ऊपर तो हमेशा सॉल्यूट आएगा और नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए सब में ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। और हमें यह भी पता है कि परसेंटेज निकालना तो इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए तीनों में ही इंटू 100 किया गया है। क्लियर? तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए वेट बाय वेट परसेंटेज कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अपने को इन तीनों में से सिर्फ एक इसी पे ही फोकस करना है, क्योंकि आपके बुक में यही दे रखा है। देखिए क्वेश्चन लेते हैं और हम देखते हैं कि वो हमसे हो पाता है या नहीं। देखिए क्या क्वेश्चन है कि हमने 40 ग्राम NaCl को 320 ग्राम H2O में डिसॉल्व कर दिया और एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया। तो आपको इस सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंटेज कंसंट्रेशन बताना है। क्लियर? तो देखिए दोस्तों ये चीज़ क्या आप मुझे बता सकते हैं कि NaCl और H2O में सॉल्यूट की तरह कौन काम कर रहा है और सॉल्वेंट की तरह कौन काम कर रहा है? हमें पता है कि जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो NaCl 40 ग्राम है और H2O 320 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कौन हुआ, वाटर हुआ। और NaCl सॉल्यूट की तरह यहाँ पे काम करेगा। हमेशा ध्यान रखिए जनरली वाटर सॉल्वेंट की तरह ही काम करता है। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में काम में लिया जाता है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। देखिए आपको इस क्वेश्चन से मैं न्यूमेरिकल को किस तरीके से एग्जाम में कॉपी में लिख के आना है वो तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, और आपका एक नंबर भी वहाँ पे कटने वाला नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप करना है गिवन। गिवन का मतलब क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि NaCl दे रखा है, 40 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है। क्लियर? और साथ में यूनिट का भी विशेष ध्यान रखिए। न्यूमेरिकल में यूनिट का बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। अगर आपने यूनिट नहीं लगाई तो मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। क्लियर? अब देखिए दोस्तों
हमें पता है कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही तो सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मुझे इसका वेट पता है, इसका वेट पता है, तो दोनों को ऐड करके क्या इस पूरे मार्कर का वेट मेरे पास आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर आपके पास सॉल्यूट का वेट है, अगर आपके पास सॉल्वेंट का वेट है, तो क्या आप दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन का वेट निकाल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन बना किससे होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। क्लियर? तो अगर मैं इन दोनों के वेट को ऐड कर दूं तो मेरे पास किसका वेट आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहला स्टेप हो गया गिवन। सेकंड स्टेप आपको क्या लगाना है? फॉर्मूला। ये बाकायदा आपको कॉपी में लिखना है, गिवन करके अंडरलाइन, फॉर्मूला करके अंडरलाइन। क्लियर? क्योंकि 10th या 12th बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपने पूरा न्यूमेरिकल सही से सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन एक दो स्टेप भी अगर आपने सही से लिख दिया तो भी आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? अब इधर देखिए, फॉर्मूला में हमें पता है वेट बाय वेट परसेंटेज कंसंट्रेशन का फॉर्मूला यही होता है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया। और फॉर्मूला के बाद तीसरा स्टेप आपको क्या करना है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब होता है कि फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 40 प्लस 320 करके सॉल्यूशन का वेट कितना आया? 360 ग्राम आया। इस 360 ग्राम को हम यहाँ पे रख देंगे इनटू 100। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप वैल्यू पुट करते हो किसी न्यूमेरिकल में तो हमेशा यूनिट के साथ वैल्यू रखा करें। यहाँ ग्राम से ग्राम कट गया तो कोई भी यूनिट नहीं आई, तो आंसर में भी देखिए कोई भी यूनिट नहीं है। क्लियर? जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 11.1%। तो परसेंटेज का साइन भी पीछे लगाना जरूरी है, क्योंकि हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? परसेंटेज ही तो कर रहे हैं। और जब ये आंसर आ जाए उसके बाद लास्ट स्टेप आपको लगाना है, आंसर लिख के अंडरलाइन करके आपका आंसर लिखना है कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 11.1% पाई गई, और आंसर के नीचे हमेशा आपको अंडरलाइन करनी है। और अगर आंसर में कोई यूनिट हो तो यहाँ पे पीछे यूनिट भी आप जरूर लगाइएगा, यूनिट लगाना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आपके साइंस में बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखिए, मान लीजिए कोई फॉर्मूला है a इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो देखिए दोस्तों, अगर मुझे a और x के बीच में रिलेशन देखना है तो देखिए इस फॉर्मूले में a के सामने ही x आ रहा है। तो दोस्तों, जब a के सामने ही x आ रहा है, इस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x बढ़ेगा तो a भी बढ़ेगा, और x कम होगा तो a भी कम होगा। तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन शर्त ये है कि इस कंडीशन में a और x के अलावा जो भी इस फॉर्मूले में आ रहा है वो सब फिक्स्ड होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। देखिए इधर, अगर मैं a और x के बीच में रिलेशन देख रहा हूँ तो इन दोनों के अलावा और क्या प्रेजेंट है इस फॉर्मूले में? y ही तो है। तो ये y यहाँ पे क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, यानी कि फिक्स होना चाहिए, यानी वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से अब देखिए, अगर मुझे a और y के बीच में रिलेशन देखना है तो ये देखिए ऊपर और नीचे आ रहा है, आमने सामने वाला रिलेशन नहीं है। तो आमने सामने वाला रिलेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है, लेकिन ऊपर नीचे वाला रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो हम क्या बोलेंगे? a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर y बढ़ेगा तो a कम होगा, और अगर y कम होगा तो a बढ़ेगा, यानी उल्टा रिलेशन इनमें पाया जाता है। क्लियर? तो दोस्तों, अगर आप इन कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को आप समझ गए हैं, तो आप इस फॉर्मूले पर फोकस करिए, जो कि किसका फॉर्मूला है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था। तो देखिए दोस्तों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है, अगर परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, हम दो केस लेते हैं। देखिए, अगर मैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को कांस्टेंट कर दूं तो
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, सेम ये वाला कॉन्सेप्ट से। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन is constant then concentration of solution is directly proportional to amount of solute। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ेगी। ठीक यही वाला कॉन्सेप्ट, क्लियर। अब देखिए दोस्तों, अपन दो एग्जाम्पल लेते हैं और इससे हम समझते हैं कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट केस में मैंने 1 लीटर पानी में 10 ग्राम NaCl को डिज़ोल्व किया और सेकंड केस में 1 लीटर पानी में 20 ग्राम ऑफ NaCl को डिज़ोल्व किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 लीटर वाटर यहाँ पे भी है और 1 लीटर वाटर यहाँ पे भी है। तो अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन फिक्स हो गया तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा, यानी जिस सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा होगा उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे NaCl सोल्यूट की तरह काम में आ रहा है। तो फर्स्ट केस में NaCl है 10 ग्राम जबकि सेकंड केस में NaCl है 20 ग्राम। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सोल्यूट सेकंड केस में ज़्यादा हुआ और अमाउंट ऑफ सोल्यूट अगर ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी ज़्यादा होगी, यानी सेकंड केस में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा है जबकि फर्स्ट केस में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम है। तो जब हम दो सॉल्यूशन के कंपैरिजन करते हैं तो वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसी को हम कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जबकि दूसरा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन उसकी तुलना में कम है उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन कंपैरेटिव टर्म है। दो सॉल्यूशन की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा और जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम फिक्स कर देंगे। जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फिक्स हो गया तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कैसा रिलेशन आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आएगा, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगी। क्लियर। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर मैंने 1 लीटर पानी में 10 ग्राम NaCl डिज़ोल्व किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सॉल्यूशन के अंदर मैं बाहर से पानी ऐड कर रहा हूँ, यानी एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है और इसी प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। किसी सॉल्यूशन में पानी मिलाना ये प्रोसेस डाइल्यूशन कहलाता है। तो अब क्या होगा, जब मैं इसमें पानी मिलाऊंगा तो अभी तो 1 लीटर वाटर है लेकिन पानी मिलाने के बाद इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इसमें 9 लीटर पानी मिलाया है, तभी तो 9 + 1 अब कितना हो गया, 10 लीटर वाटर हो गया। लेकिन पहले भी इसमें NaCl कितना था, 10 ग्राम था और बाद में भी NaCl कितना है, इसमें 10 ग्राम है। तो देखिए सॉल्यूट का अमाउंट तो क्या हो गया, फिक्स हो गया, लेकिन इस केस में सॉल्यूशन का अमाउंट चेंज हो गया। यहाँ पे सॉल्यूशन का अमाउंट कम है, यहाँ पे सॉल्यूशन का अमाउंट ज़्यादा है और मैं कह चुका हूँ अमाउंट के रूप में हम मास या वॉल्यूम कुछ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वाले केस में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा हो गया, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा होने के कारण कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फिक्स हो तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम होगी। तो इस केस में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन इसके कंपैरेटिव ज़्यादा होगी। तो ये वाला सॉल्यूशन अब कहलाएगा कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन, जबकि ये वाला सॉल्यूशन अब कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आप समझ गए होंगे कि कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन ये जो टर्म है ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखे जाते हैं। क्लियर। अब दोस्तों, आपने लैब में कभी देखा होगा, वहाँ पे कॉन्सनट्रेट HCl, डाइल्यूट HCl या कॉन्सनट्रेट H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4 इनकी बॉटल्स रखी होती है। तो कॉन्सनट्रेट
HCl का सिंपल सा मतलब है कि प्योर HCl, उसमें पानी मिलाया हुआ नहीं है। लेकिन जब आप उसमें पानी मिला देते हो, उसी को तो डाइल्यूशन बोलते हैं, तो पानी मिलाने पर आप HCl की स्ट्रेंथ क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, उसकी कंसंट्रेशन कम कर रहे हो। तो कंसंट्रेशन कम हो गई तो अब वो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब उसके अंदर पानी मिलाया हुआ है, और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन का मतलब उसकी कंसंट्रेशन, उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो प्योर फॉर्म में, उसमें पानी नहीं मिलाया गया है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है जब आप कॉन्सेंट्रेट HCl या डाइल्यूट HCl या कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4 इनके रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है। पूरे अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया गया है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने दो बीकर लिए, बीकर ए और बीकर बी। बीकर ए में 10% NaCl सॉल्यूशन का 1 लीटर लिया, जबकि बीकर बी में 50% NaCl सॉल्यूशन का 1 लीटर लिया गया है। यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो क्या है, सेम है। तो आपको मुझे ये बताना है कि इन दोनों सॉल्यूशन में से डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होगा और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन कौन सा होगा। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर में आपको बहुत मज़ा आया होगा, नए नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिले होंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।